नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी जो चर्चा है उसका विषय है मनहर चौहान द्वारा लिखित एक व्यंग्य रचना हिंदी हमारी मातृभाषा है। वैसे सामान्य तौर पर हमने अब तक सुना था कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन लेखक ने एक बड़ी समस्या हिंदी को लेकर लेखक के सामने रही। लेखक ने देखा और हम भी देखते हैं कि हिंदी में शब्दों की अशुद्धि, व्याकरण अशुद्धि और सामान्य रूप से जो हम व्यावहारिक रूप से हिंदी में गलतियां करते हैं उनको लेकर के एक व्यंग्य रचना उन्होंने की है, जिसका शीर्षक है हिंदी हमारी मातृभाषा है। और हिंदी में मात्रा का क्या महत्व है ये हम जानते हैं। हिंदी में अगर बिंदी की अशुद्धि रह जाए, एक छोटी सी मात्रा की अशुद्धि रह जाए तो अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। सबसे पहले हम इस बात पर विचार करेंगे कि भाषा क्या है और भाषा में वर्तनी का क्या महत्व है, क्योंकि इस पाठ में सारा जो चिंतन है, सारा जो विचार है वह भाषा की अशुद्धि को लेकर के और हिंदी में जो कभी कभी हम अशुद्धियाँ करके अनर्थ कर देते हैं उस पर बड़ी व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। तो भाषा क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति का, भावों की अभिव्यक्ति का, विचारों के विचार विनिमय का एक सशक्त माध्यम है। भाषा के द्वारा ही हम लिखित में, मौखिक रूप में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और अगर इस आदान प्रदान में भाषा में प्रयुक्त शब्दों में, भाषा में प्रयुक्त वाक्यों में या कि वर्तनी में, ध्वनि में अगर कहीं एक छोटी सी भी गलती हो जाती है तो वह पूरी भाषा के, हमारे विचारों के स्वरूप को बदल देती है। सामान्यतः ये माना जाता है कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। इसमें जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है और सारे विश्व की भाषाओं में यह हिंदी की अपनी एक विशिष्टता है, एक निजता है कि यहाँ पर जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। लेकिन फिर भी आंचलिकता के कारण, उच्चारण भेद के कारण या व्याकरण का ज्ञान न होने के कारण हम भाषा में लिखने में, बोलने में कई प्रकार की गलतियाँ करते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जो हमें मालूम नहीं पड़ती। लेकिन जब दूसरा सुनता है या दूसरा बोलता है तो वो गलतियाँ खटकती है और हमारा जो प्रभाव है, हमारे विचारों का, हमारे जो भाव संप्रेषण की जो गति है वो बाधित होती है। इसलिए भाषा का शुद्धिकरण होना जरूरी है। पाठ के प्रारंभ में हम मनहर चौहान, जो कि एक 60 के दशक के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार है, जिन्होंने लगभग 50 के आसपास रचनाएं लिखी है, फिर पहले उनका परिचय प्राप्त करेंगे, फिर हिंदी हमारी मातृभाषा है। इस पाठ में जो निहित व्यंग्य और मूल भाव है उस पर विचार करेंगे और फिर हिंदी हमारी मातृभाषा है पाठ का पठन और विश्लेषण करेंगे। जो निहित व्यंग्य है उस बारे में तो हम विचार कर ही रहे हैं कि यह एक व्यंग्यात्मक रचना है और पढ़ने वाले के लिए, और जो भाषा को व्याकरण सम्मत, भाषा के व्याकरण सम्मत रूप का या कि शुद्ध स्वरूप का प्रयोग करने का आदी है,
उसके लिए आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है कि वह कहीं पोस्टर में, कहीं विज्ञापनों में भाषा का अशुद्ध रूप देखता है, कहीं नारा लेखन होता है तो उसमें भी हम अशुद्धियाँ कर देते हैं। तो ऐसी अशुद्धियों को लेकर कई साइन बोर्ड लगे रहते हैं, वहाँ पर शब्दों में अशुद्धियाँ देखने को मिलती है। लेखक ने हिंदी भाषा की हमारी ये जो व्यवहारगत कमजोरी है उसको व्यंग्य का निशाना बनाया है। और लेखक ने दिल्ली का उदाहरण दिया है इसमें कि वहाँ पर एक कीर्ति नगर है जहाँ पर बोर्ड का उस नगर में बोर्ड लगा हुआ है और वहाँ पर उसको अशुद्ध रूप से लिखा गया है। और लेखक कितना ही प्रयास करता है लेकिन सरकारी विभाग के माध्यम से उसको सही नहीं करवा पाता है। लेखक उनको लिखकर भी दे देता है कि इसको शुद्ध कैसे लिखा जाता है, लेकिन फिर भी वह शुद्ध लिखने में नहीं आता है, बल्कि लेखक को ही अपनी हार माननी पड़ती है। तो इस प्रकार के कई कुछ उदाहरण जो कि लेखक ने दिए हैं कि हम उनका अशुद्ध उच्चारण करते हैं और फिर उसको अशुद्ध ही लिखते हैं। अशोक शब्द का उन्होंने उदाहरण दिया है जिसको शौकी शब्द कहते हैं आंचलिकता के प्रभाव के कारण। तो इस प्रकार से लेखक ने हिंदी हमारी मातृभाषा है के माध्यम से इस बात पर व्यंग्य किया है कि हम सामान्य व्यवहार में हिंदी में कई सारी अशुद्धियाँ छोड़ते हैं, अशुद्ध रूप से लिखते हैं, अशुद्ध रूप से उसका उच्चारण करते हैं। और हिंदी में वर्तनी की अशुद्धि का एक और भी कारण है कि टंकण के कारण आज कई सारी जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, वो उसमें रह जाती है। फिर पाठक भी उसे उसी अशुद्ध रूप में पढ़ता है और फिर वैसा ही लिखता है। इसलिए एक गलत परंपरा भाषा में चल पड़ती है जिसके कारण भाषा का स्वरूप बिगड़ता है और उसका जो मानकीकरण है वह भी उससे प्रभावित होता है। तो यही इस निबंध का मूल भाव है और इसमें निहित व्यंग्य है। तो सबसे पहले अब हम मनहर चौहान के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में भी इसमें से भी प्रश्न आ सकता है। मनहर चौहान 60 के आसपास जिन कथाकारों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई उनमें मनहर चौहान का नाम अग्रणी था। वे मूलतः कथाकार थे। उनकी घुरघुसरा कहानी पर साप्ताहिक हिंदुस्तान द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ और तभी से वे कथाकार के रूप में चर्चित हुए। कथाकार का तात्पर्य यह है कि वो कथाएं लिखते हैं और कथात्मक जो विधाएं हैं जैसे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, संस्मरण है, रेखाचित्र है आदि जो गद्यात्मक रचनाएं होती हैं जिनमें कथाएं होती है, कहानी होती है, उनको हम कथा कहते हैं और उसके लेखक को कथाकार कहते हैं। तो मनहर चौहान 1960 के बाद का जो साहित्यिक परिदृश्य था उसमें चर्चित साहित्यकार थे। उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों के बल पर अपनी जगह बनाई तथा हिंदी की सभी अग्रणी पत्रिकाओं में वे छपने लगे, अर्थात उनकी रचनाएं हिंदी की अग्रणी और प्रसिद्ध रचनाओं में पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं छपने लगी। वे सचेतन कहानी आंदोलन से भी जुड़े, किंतु उनकी पहचान एक स्वतंत्र लेखक के रूप में ही बनी। सचेतन कहानी आंदोलन 1960 के बाद हिंदी के विविध आंदोलनों में से एक है। जो 1960 के बाद हिंदी में विविध कहानी आंदोलन हुए, जैसे सचेतन कहानी है, अकहानी है आदि जो कहानियाँ, महानगरीय कहानी है, आंचलिक कहानी है, ऐसी कहानियों में से एक महत्वपूर्ण कहानी आंदोलन है। और इनमें से जो सचेतन कहानी आंदोलन था उस आंदोलन से भी ये जुड़े, लेकिन इन्होंने अपनी जो पहचान है
वो एक स्वतंत्र लेखक के रूप में बनाई। घुरघुसरा, 20 सुबहों के बाद आदि कहानी संग्रह हिंदी में खूब चर्चित हुए, खूब पढ़े गए और सराहे गए। उनकी कहानियों में ग्रामीण तथा महानगरीय जीवन की मर्मस्पर्शी कहानियाँ मिलती हैं। यद्यपि वे नगरीय जीवन को चित्रित करने वाले लेखक के रूप में ख्यात रहे हैं, लेकिन ग्रामीण जनजीवन है और महानगरीय जनजीवन है, उनका मर्मस्पर्शी स्वरूप उन्होंने अपनी कहानियों में किया है। उनकी 20 सुबहों के बाद कहानी भी महानगरीय जीवन में आए बदलाव और अपरिचय को गहराई से रेखांकित करती है। यानी कि महानगरीय जीवन की जो विडंबना है, महानगरीय जीवन की जो समस्या है, आधुनिक जीवन की जो समस्या है, उसका चित्रण इस कहानी में किया गया है। उन्होंने गुजराती में भी लिखा है, अर्थात गुजराती भाषा में भी उन्होंने लिखा है। जब तक वे दिल्ली रहे तब तक उनकी रचनाओं की बराबर चर्चा होती रही। उन्होंने दूरदर्शन और फिल्मों में के लिए भी लिखा। उन्होंने उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त नाटक तथा निबंध आदि विधाओं में भी लिखा है। उनकी लगभग 50 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। मनहर चौहान ने बच्चों के लिए भी खूब लिखा है, अर्थात मनहर चौहान ने बाल साहित्य भी लिखा है, बालकों के लिए साहित्य भी लिखा है। कहने का तात्पर्य यह कि मनहर चौहान हिंदी के 1960 के दशक, 60 के बाद के दशक के एक महत्वपूर्ण और चर्चित साहित्यकार है, चर्चित कथाकार है, जिन्होंने नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानियाँ व बाल साहित्य से संबंधित रचनाएं की। उनकी ऐसी लगभग 50 पुस्तकें हैं जो प्रकाशित हो चुकी है और पाठकों के सामने है। आगे अब हम देखते हैं कि इस पाठ में एक सार रूप में हम क्या कह सकते हैं, क्या इसमें लिखा है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। मनहर चौहान की एक व्यंग्य रचना है। आप ध्यान रखिएगा, यह एक व्यंग्य रचना है, व्यंग्य विधा है, जो ज्ञानोदय जो पत्रिका है के चयन अंक में दिसंबर 1969 और जनवरी 1970 में प्रकाशित हुई थी। यह एक व्यंग्य है जो हमारे भाषा लेखन को निशाना बनाता है। यानी कि भाषा में जो हम कमियां छोड़ते हैं, अशुद्धियों की हम आदी हो गए हैं, भाषा के उच्चारण और लेखन के प्रति गंभीर नहीं है, और जिसके कारण भाषा में एक प्रकार से मानकगत शुद्धता नहीं आ पाती है, भाषा का स्वरूप भी बिगड़ता है। उसी प्रवृत्ति पर उन्होंने इस रचना के माध्यम से व्यंग किया है। हम अपने दैनंदिन जीवन में हिंदी के उच्चारण और लेखन के प्रति कितने असावधान हैं, इसकी साधारण व्याख्या इस व्यंग्य में की गई है। कि कहने का तात्पर्य यह है कि दैनिक जीवन में हम भाषा के उच्चारण में हमारी जो बोलचाल है, और वो फिर धीरे धीरे हमारा ज्ञान बन जाता है, वो अशुद्धि ही हमारा ज्ञान बन जाता है और हम उसी का प्रयोग करते हैं और फिर वैसा ही लिखते हैं। लेखक ने इसी प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है। इनकी साधारण व्याख्या इस व्यंग्य में की गई है। यह असावधानी हमें आम बातचीत से लेकर सिनेमा के पोस्टरों तक में देखने को मिलती है, और इस असावधानी के कारण कई बार ऐसी बहुत हास्यास्पद स्थिति हो जाती है कि अर्थ का अनर्थ प्रतीत होने लगता है। दिल्ली में मनहर को लोग मनर बोलते हैं। अब ये वहाँ की भाषागत प्रवृत्ति है। वो जब धीरे धीरे लेखन में आएगी, मौखिक भाषा की गलतियाँ हैं, फिर वो लिखित भाषा में उतरती है, तो जो अशुद्धता व्याप्त होती है। तो कीर्तिनगर है को
कीर्तिनगर लिखते हैं। इस प्रकार लिखने बोलने से जीवन में कई बार विचित्र स्थितियां पैदा हो जाती है। रचना बहुत सरल किंतु व्यंग्यपूर्ण भाषा में लिखी गई है। रचना अर्थात हिंदी हमारी मातृ भाषा है। जो रचना है वो बहुत सरल है, सहज है और व्यंग्यपूर्ण भाषा में है लिखी गई है और अपने मकसद में कामयाब भी होती है कि पाठकों को भाषा के प्रति, वर्तनी के प्रति, उच्चारण के प्रति सजग और जागृत करती है। जब लेखक स्वयं को ही व्यंग्य का निशाना बना लेता है तो रचना और प्रभावशाली हो जाती है कि वह अपने ही घर से शुरुआत करने की कोशिश करता है और जब उनके पते पर उनके नाम की चिट्ठियाँ आती है, पत्रिकाएं आती है तो उन में अपना नाम अशुद्ध आता है। जो पता उस पत्र पे लिफाफे पर लिखा हुआ आता है तो उसमें वह जो कि चौहान करके आता है। तो लेखक वहाँ से शुरुआत करता है कि मेरे साथ भी कितना अन्यायपूर्ण व्यवहार है कि मेरे नाम का ही जो संपादक लोग हैं वो सही नहीं लिख पाते हैं। तो वहाँ से वो लेखक शुरू करता है और इस प्रकार से स्वयं पर जब लेखक लिखने लगता है तो रचना बहुत ही प्रभावशाली हो जाती है। यह भी इस रचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे देखिए, अब यहाँ से आपका पाठ शुरू होता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी में मात्राओं का खेल है। मात्रा नहीं तो फिर अर्थ नहीं। हिंदी में मात्रा अगर नहीं लगी, मात्रा में चूक हुई तो अर्थ भी नहीं निकलेगा, अनर्थ निकलेगा। ऐसा हम दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है। मनहर चौहान, शेर जंग गर्ग मेरा दोस्त है। उनके दोस्त का नाम क्या है? शेर जंग गर्ग, जिसमें मात्राएं लगी हुई है। उनके नाम में श पे मात्रा है, ज के ऊपर मात्रा है और ग के ऊपर मात्रा है। कविताओं के साथ कभी कभी उसका नाम छपता है। क्या छपता है? सर जग गग, यानी कि मात्राएं गायब हो जाती है। छपने के दौरान उसके नाम की सभी मात्राएं टूट जाती है। मैंने उसे कई बार समझाया कि भले मानस अपना नाम बदल ले, कोई ऐसा नाम चुन जिसमें मात्रा ही न हो, जैसे मनहर। शेर जंग गर्ग चिढ़कर कहता है, तुम अधूरे नाम का उच्चारण देते हो। तुम्हारा पूरा नाम मनहर चौहान है। अर्थात मनहर चौहान जब शेर जंग गर्ग को हिदायत देता है, समझाता है कि तुम अपना नाम बदल लो, ताकि लोग कैसे गलती करेंगे। जो मात्राओं में गलती करने के आदी हैं वो तो नहीं सुधरने वाले, लेकिन तुम अपना नाम सुधार लो। तुम अपना नाम बिना मात्राओं का रख लो। और कैसा रख लो? सर जग गग। तब उसका दोस्त उससे मजाक में कहता है और वो खुद का उदाहरण देता है कि मेरा नाम मनहर है, मैंने तुम्हारी जैसी गलती नहीं की, नाम में कोई मात्रा नहीं रखी, तुम भी इसी तरह का नाम रख लो। तब उसका दोस्त कहता है, तुमने तुम्हारा पूरा नाम मुझे नहीं बताया। तुम्हारे जो नाम का दूसरा शब्द है चौहान, उसमें मात्राएं हैं और इसमें चौहान की जगह चाहान छपता रहता है। तुम्हारा पूरा नाम मनहर चौहान है और इसमें चौहान की जगह चाहान छपता रहता है। अर्थात जो दिक्कत है, जो असुविधा है तुम्हारे सामने, वो मेरे सामने भी है। जो मेरे सामने है वो तुम्हारे सामने भी है। तुम्हारे नाम में भी मात्राएं हैं, मेरे नाम में भी मात्राएं हैं। मेरा नाम भी गलत छपता है तो तुम्हारा नाम भी गलत छपता है। इसलिए मुझे तुम जो सलाह मत दो। आगे देखिए, शेर जंग की मूल समस्या कुछ और है। वह अपने लिए बिना मात्राओं का नाम तो चुन
सकता है, लेकिन बिना मात्राओं की कविता वह कैसे लिखेगा। अर्थात जो उनका जो दोस्त है वह या कि शेर जंग की मूल समस्या कुछ और है। वह अपने लिए बिना मात्राओं का नाम तो चुन सकता है, लेकिन बिना मात्राओं की कविता वह कैसे लिखेगा। अर्थात वह लेखक है, वह कविताएं लिखता है और कविता अंततः उसे छपने के लिए भेजना ही है, और वह अगर सही लिख देगा तो छापने वाला है, संपादक है, वो उसे अशुद्ध कर देगा। अब इस समस्या का निदान कैसे संभव है। मात्राओं का महत्व हिंदी में इतना अधिक है कि कई बार लगता है हिंदी हमारी मातृभाषा हो न हो, मातृभाषा अवश्य है, क्योंकि इस भाषा में मात्राओं का विशिष्ट महत्व है। अपवादों को छोड़ दें तो प्रकृति का नियम है कि नर अपनी मादा पर हमेशा हावी रहता है। हिंदी की मात्राएं हिंदी के मातृत्व पर हमेशा हावी रहती है। अर्थात हिंदी में भाषा में मात्राओं का विशिष्ट महत्व है, उनका प्रभाव विशिष्ट महत्व है, विशिष्ट प्रभाव। इससे यह गलतफहमी हो सकती है कि मात्रा और मातृ में नर मादा का संबंध है। गलतफहमी दूर की जानी चाहिए। लेखक कहता है कि ये जो गलतफहमी है इसको दूर करना चाहिए। जब दिल और दिल्ली नर मादा नहीं है, बिल और बिल्ली भी नर मादा नहीं, फिर मातृ और मातृ को ही नर मादा क्यों माना जाए। मात्रा मातृ का नर कैसे हो सकती है। मात्रा तो स्वयं एक मादा है। मात्रा लगता नहीं है बल्कि मात्रा लगती है। मादाएं अर्थात ये जो नर मादा वाला संबंध है वो भी यहाँ पर नहीं है। कहने का तात्पर्य मादाएं हमेशा आकर्षण का केंद्र हुआ करती है। मादाएं हमेशा आकर्षण का केंद्र हुआ करती है, लेकिन कैसी विडंबना है कि मादा होते हुए भी मात्रा की ओर किसी का आकर्षण नहीं है। अर्थात जो कि मादा का विशिष्ट महत्व होता है उसके प्रति नर आकर्षित होता है, व्यक्ति आकर्षित होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मात्रा है हिंदी में उसके प्रति पाठक, लेखक या इसका जो भाषी है वो उसके प्रति आकर्षित ही नहीं है। अर्थात उनके मन में जो कि मात्राओं के प्रति इतना मोह नहीं है। कहने का तात्पर्य गंभीर नहीं है। हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषा का उच्चारण करते हैं, उसका व्यवहार करते हैं, उसमें पढ़ते हैं, उसमें लिखते हैं, लेकिन फिर भी भाषाओं के प्रति हमारा आकर्षण नहीं है। अर्थात हम गंभीर नहीं हैं, हमारा ज्ञान अधूरा है और हम इस प्रकार से अधूरा ही जो प्रयोग करते हैं और भाषा को अशुद्ध और बनाते हैं। मात्राएं गलत लग जाए या गजब हो जाए, मात्राएं गलत लग जाए या गजब हो जाए, हिंदी की गाड़ी चल सकती है। लेखक कहता है कि हिंदी इतनी ज़्यादा व्यावहारिक भाषा हो गई है कि लोग सही मात्राएं लगा दें तो भी काम चल जाएगा, गलत लगा दें तब भी हम उसको सही पढ़ लेते हैं। जैसे कई ऐसे शब्द हैं जिसको किसी ने अपने लेखन में अशुद्ध कर दिया, लेकिन फिर भी हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी मजबूत हो गई है कि हम उसको सही पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे इस चर्चा को हम जारी रखेंगे अगले वीडियो में। अभी इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।